प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित वीर बाल दिवस के अवसर पर गुरु गोविंद सिंह जी की याद में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मैं पिता देशमिश गुरु गोविंद सिंह जी की और सभी गुरुओं के चरणों में भक्ति भाव से प्रणाम करता हूँ। उन्होंने कहा कि वीर साहिबजादों के चरणों में नमन करते हुए उन्हें कृतज्ञ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हमें भारत को भविष्य में सफलता के शिखरों पर लेकर जाना है तो हमें अतीत के संकुचित नजरियों से भी आजाद होना होगा। इसलिए आजादी के अमृत काल में देश ने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का प्राण फूंका है। पीएम ने कहा कि हम आजादी के अमृत महोत्सव में देश के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं और स्वाधीनता सेनानियों, वीरांगनाओं, आदिवासी समाज के योगदान को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के श्री शैलम मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत वृद्धि ड्राइव योजना के तहत श्री शैलम मंदिर के विकास परियोजना और एक पर्यटन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया और अब 27 दिसंबर को राष्ट्रपति हैदराबाद में केशव मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी के छात्रों और संकाय सदस्यों को संबोधित करेंगे। बता दें, राष्ट्रपति मुर्मू 26 से 30 दिसंबर तक शीतकालीन प्रवास के लिए तेलंगाना में रहेंगी। भारतीय सीमा में चीनी घुसपैठ की रोकथाम के लिए रक्षा मंत्रालय एक के बाद एक बड़े कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए 120 प्रलय सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार इन मिसाइल को चीन सीमा पर तैनात किया जाएगा। बता दें कि ये मिसाइलें 150 से 500 किलोमीटर के बीच दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की क्षमता रखती है। मौजूदा कैलेंडर 2022 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठनों में भर्ती होने वाले दहशतगर्दों की संख्या में न केवल महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है, बल्कि यह 6 वर्षों में सबसे कम भी है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ष 2018 के बाद से पुलिस ने हर साल आतंकवादी संगठनों में भर्ती होने वाले युवाओं की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की है। 2019 में 150 से कम रहने के बाद आतंकवादी संगठनों में भर्ती होने वाले युवाओं की संख्या 2022 में 100 से नीचे रही। वहीं इस साल नवंबर के अंत तक कश्मीर से आतंकवादियों की भर्ती होने वालों की संख्या 99 थी, जिसमें से 63 दहशतगर्द मारे गए। साथ ही बताया गया कि पिछले 6 सालों में 2018 में आतंकवादी संगठनों में 206 लोगों की सबसे बड़ी भर्ती देखी गई थी। वहीं इस साल 11 महीनों में अब तक 113 आतंकवाद विरोधी अभियानों में 170 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक केस को दोबारा खोलने का फैसला किया है। बता दें कि सीबीआई ने 2018 में लालू यादव के खिलाफ रेलवे प्रोजेक्ट आवंटन मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद शुरू किया था। आरोप था कि लालू ने यह गड़बड़ियां यूपीए सरकार में रेलवे मंत्री रहने के दौरान की थी। बता दें, इस मामले में सीबीआई ने मई 2021 में जांच बंद कर दी थी, लेकिन अब एक बार फिर मामले की दोबारा जांच पड़ताल करने का फैसला लिया गया है। वीडियोकॉन ग्रुप को 3,250 करोड़ रुपए के बैंक ऋण देने वाले धोखाधड़ी मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने आज सुबह एक बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने मुंबई से वीडियोकॉन ग्रुप के मालिक वेणुगोपाल धुत को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले सीबीआई ने आईसीआई बैंक के पूर्व मुख्य कार्यकारी निदेशक चंद्र कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार कर लिया था। आरोप के अनुसार 2012 में चंदा कोचर के नेतृत्व में आईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप को 3,250 करोड़ का ऋण दिया था और 6 महीने बाद ही वेणुगोपाल धुत के स्वामित्व वाली मेसर्स सुप्रीम एनर्जी ने मेसर्स न्यू पावर रिन्यूएबल्स को 64 करोड़ का ऋण दिया, जिसमें दीपक कोचर की 50% हिस्सेदारी है। राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में भीषण ठंड पड़ रही है। कई इलाकों में शीतलहर की वजह से लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर कड़ाके की ठंड हो रही है। आने वाले दिनों में पारा और भी गिरने की संभावना है। साथ ही आईएमडी ने पूरे सप्ताह कोहरे की स्थिति बने रहने का अनुमान जताया है। बता दें कि राजस्थान के चूरू में 0 डिग्री पारा दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली के पालम समेत कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है।
एक तरफ चीन जहां कोरोना संक्रमण की चपेट में है, तो वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी भी उसके लिए किसी बड़ी समस्या से कम नहीं है। वर्तमान में चीन में 16 से 24 वर्ष की उम्र के करीब 2 करोड़ लोग शहरों और कस्बों में बेरोजगार हैं। आधिकारिक आंकड़ों में शहरी युवाओं की आबादी 107 मिलियन बताई गई है, जिसके आधार पर CNN ने ये गणना की है। साथ ही द हांगकांग पोस्ट के अनुसार चीन में युवा बेरोजगारी दर इस साल नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है, जो मार्च में 15.3% से बढ़कर अप्रैल में रिकॉर्ड 18.2% हो गई, जो अब उच्चतम स्तर पर बनी हुई है। बता दें कि बेरोजगारी के कारण लगभग 5 में से 1 योग्य चीनी नौकरी नहीं हासिल कर पा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में बर्फीले तूफान के कहर की चपेट में आने से अब तक 34 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। देश के अधिकतर राज्यों में खतरनाक तरीके से बर्फबारी हो रही है। इस प्राकृतिक बर्फीले तूफान की रफ्तार से 20 लाख लोगों के घर की विद्युत आपूर्ति प्रभावित हो गई है। इस बर्फीले चक्रवात के कारण देश में 5200 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। कड़क शीतलहरों के कारण न्यूयॉर्क समेत कई प्रमुख शहरों में तापमान गिरकर -6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पूर्वी अमेरिका के प्रमुख बिजली ग्रिड ऑपरेटर ने 6.5 करोड़ लोगों को ब्लैकआउट की चेतावनी जारी की है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम वीर बाल दिवस पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पुत्रों को नमन किया। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वीर बाल दिवस पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी की महाराज के साहिबजादों के बलिदान को कोटि कोटि नमन। साहिबजादों का पावन बलिदान युगों युगों तक राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए हम सभी को प्रेरणा प्रदान करेगा। बता दें, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा बाबा फतेह सिंह गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र थे, जिन्होंने धर्म की रक्षा में अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। पंजाब में पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार जारी है। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने एक बार फिर से अमृतसर के बॉर्डर इलाके के पास बीती रात ड्रोन को मार गिराया है। BSF द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह ड्रोन अमृतसर के राजातल गांव के पास से बरामद किया गया है। साथ ही पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी गई है। बता दें, इससे पहले 24 दिसंबर को भी अमृतसर के पुलमोरन इलाके में BSF ने एक ड्रोन को मार गिराया था। वहीं अमृतसर में बीते 4 दिनों में यह चौथी घटना है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में एक एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी IED बरामद किया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी हिरासत में लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में करीब 15 किलो वजनी IED सामग्री, बेलनाकार आकार में 300-400 ग्राम RDX, 7.62 mm कारतूस, 5 डेटोनेटर, एक कोडेड शीट, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन LET का एक लेटर पैड पेज बरामद करने के बाद एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है, जिससे लगातार पूछताछ कर आगे की जांच चल रही है। इस्पात सेक्टर देश के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए केंद्रीय भूमिका निभाता है। देश अब इस्पात उत्पादन में वैश्विक शक्ति बन चुका है तथा कच्चे इस्पात के उत्पादन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। इस्पात मंत्रालय से जानकारी आई है कि साल दर साल इस्पात सेक्टर में जबरदस्त प्रगति हो रही है। मंत्रालय ने बताया कि स्वदेशी परिष्कृत इस्पात का उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 73.02 मिलियन टन के मुकाबले 78.090 मिलियन टन रहा, जो 6.9% अधिक है। पिछले वर्ष की समान अवधि में 67.32 मिलियन टन के परिष्कृत इस्पात खपत की तुलना में अप्रैल-नवंबर 2022 में खपत 75.3 MT दर्ज की गई, जो 11.9% अधिक है। वैश्विक चुनौतियों से घिरे औद्योगिक वातावरण के बीच UBS बिलियनियर एम्बिशियस रिपोर्ट 2022 से बड़ी जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक निवेश भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निवेश को प्राथमिकता दे रहे हैं। स्विस बैंक UBS के द्वारा जारी की गई 8वीं रिपोर्ट में 75 वैश्विक निवेश बाजारों में 2500 से अधिक अरबपतियों पर आधारित जानकारी एकत्रित की गई है, जिसमें 58% अरबपतियों उत्तरदाताओं ने भारत और दक्षिण पूर्व एशिया को निवेश के लिए अपने पसंदीदा बाजार के रूप में चुना है। देश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी जानकारी सामने आई है। मीरपुर में बांग्लादेश के साथ खेली गई टेस्ट मैच की सीरीज 2-0 से अपने नाम करने के बाद टीम नए साल की शुरुआत में घरेलू मैदान पर श्रीलंका से मुकाबला करने उतरेगी। 3 मैचों की वनडे सीरीज और तीनों मैचों की T20 सीरीज खेलने के लिए श्रीलंकाई टीम भारत आ रही है। T20 सीरीज का पहला मैच 3 जनवरी को मुंबई में, वहीं वनडे सीरीज का पहला मैच 10 जनवरी को गुवाहाटी में खेला जाएगा।